पुलिस ने हैदरपुरा वाकये के तहकीकात से मुतल्लिक दी जानकारी। गवाहों, शवाहिद और सीसीटीवी फुटेज का खुलासा किया पेश। रियल एस्टेट के बाद अपोलो हॉस्पिटल के क़याम के लिए जम्मू में हुए एमओयू पर दस्तखत। 250 बेड वाले अस्पताल की तामीर के लिए मिली हरी झंडी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एडवांस हेल्थ केयर को बताया वक्त की अहम जरूरत। हेल्थ सेक्टर में मजीद सरमायाकारों की दिलचस्पी का दिया अंदिया। रियल एस्टेट में सरमायाकारी के खिलाफ सियासी जमातों का रद्दअमल जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने फैसले को बताया अवाम मुखालिफ। अपनी पार्टी ने मरकजी सरकार पर सब्र का इम्तिहान लेने का लगाया इल्जाम। हकीम और वकील ने भी डोमिसाइल एक्ट की पासदारी का किया मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे 15 नवंबर को पेश आए वाकये यानी हैदरपुरा इनकाउंटर के हवाले से पुलिस ने आज जानकारी दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस मामले को लेकर जानकारी दी कि क्या कुछ तहकीकाती अमल में पाया गया है इस एनकाउंटर के हवाले से, क्योंकि एनकाउंटर के बाद ही आवाजें उठना शुरू हो गई थी, जहां पे डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद, डॉक्टर मुदस्सिर का ताल्लुक श्रीनगर से ही है और अल्ताफ अहमद का ताल्लुक भी जिला श्रीनगर यानी बरजुला से था। तो उनके लवाहकीन ने कहा था कि वो बेगुनाह है, वो किसी मिलिटेंट तंजीम के साथ मुलविस नहीं है। उसके बाद कुछ रोज बाद ही अगरचे उनकी जो मैयत है वो भी लवाहकीन को वापस दी गई थी। उसके बाद ही पुलिस ने तहकीकाती अमल शुरू किया। आज पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों को इस एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात दी। क्या कुछ तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है, इस पे हम बराह रास्त बात करेंगे। हमारे साथी अमजद खान हमारे साथ चलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचाएंगे। डीजीपी पुलिस और आईजीपी कश्मीर ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद अपने साथी अमजद खान से भी इस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट ये है कि उस बिल्डिंग में कोडीन के बोतल्स लाए जाते थे और एफटीज जो भी कोई अंजाम वारदात को अंजाम देते हैं उससे पहले इन बोतल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस बिल्डिंग में जहां पे कोई क्लिनिक नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट का काम चल रहा है, वहां पे कोडीन की बोतल्स क्यों थी? वो पूरे एक बास्केट हमने 8-10 बोतल्स सीज किया है, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। नेक्स्ट अदर आइटम्स जैसे कि ये जो कीज हमें मिले हैं, ये लोग अपना की दरवाजे को लेकर खोलने गए थे, वो की मिला। दूसरा आप ये पूरा जो उसकी आप देखेंगे, इसको जरा गौर से देखें, रोके ये रात को सर्च हो रहा है। हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। एटीक में जो घर है जिसको बिल्डिंग में फॉरेन टेररिस्ट हाइड आउट के तौर पे इस्तेमाल किया करता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हाफ इसमें फूड जो पड़ा हुआ है, ये हाफ इटन ताजा साग और सब्जी वहां पे उस रोज का पड़ा हुआ था। आप आगे जाएंगे, इसी टेबल पे वो ग्लासेस पड़ी हुई हैं जो मुदस्सिर गुल पहनकर बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे। आगे आपको ग्लास भी, इसमें उनका चश्मा दिखेगा जिसको वो जब सर्च करने के दौरान वो पहने हुए थे और बॉडी के पास उनका चश्मा नहीं मिला, उनका चश्मा यहां पड़ा हुआ था। यानी कि वो नीचे से बिना किसी के बताए खुद रिस्क लेकर इस कमरे तक पहुंच गए थे। हाँ, इस टेबल पे ये आप लोग चश्मा देख रहे होंगे, इस टेबल पे उनका वही चश्मा जिसको पहन के वो सर्च कर रहे थे, वो यहां से मिला, उनकी बॉडी के पास से नहीं मिला। नेक्स्ट, फुटेज ऑफ इलीगल कॉल सेंटर्स आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, लेकिन मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज, इनके सारे बिजनेस पार्टनर्स को पुलिस 2 बार राइटिंग में रिक्वेस्ट कर चुकी है। कोई भी दस्तावेज जो लीगल दस्तावेज, परमिशन
किसी तरह का अभी तक कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं करवाया गया है। और ये जो वन हिडन रूम एट एटीक वेयर सस्पिशियस मटेरियल रिकवर्ड, मुझे यहां से बर्फ के दस्ताने, बर्फ के जूते, और जैसा कि एक बार क्लेम भी हुआ आया है कि रामबन की कोई आमिर की सिस्टर है, वो बोलती कि मैं यहां रहती थी तो मेरा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई 2 आदमी का सामान, रहने का सामान पड़ा हुआ, और इतना सामान पड़ा हुआ, आप लोग देख ले क्या इतना जितना सामान 4-4 सेट खाना बनाने वाला और तमाम चीजें, वो कोई 2 आदमी का तो हो नहीं सकता था। डेफिनेटली इसका मिसयूज हाइड आउट के तौर पे किया जा रहा था। एसआईटी को अभी तक ये इसका सुराग मिले हैं। नेक्स्ट, चारों ही बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। हम लोग बॉडी ए से शुरू करेंगे और डॉक्टर्स इस पे क्लियरली लिखता है कि चारों ही डेथ गोली लगने की वजह से, फायर इंजरी की वजह से, फायर आर्म इंजरी की वजह से हुई है। एसआईटी ने सब्सिडियरी क्वेश्चन डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी बॉडी पे फायर आर्म के अलावे ब्लंट इंजरी भी मिली है, और डॉक्टर ने अपने सब्सिडियरी जवाब में एसआईटी को क्लियर बताया है कि उनकी बॉडी पे लेसेरेशन जरूर है, जो कि गिरने से या गोलियों के कहीं साइड से निकल जाने से, लेकिन ब्लंट इंजरी या ब्लंट मार्क उनकी बॉडी पे नहीं मिला है। नेक्स्ट, चारों ही रिपोर्ट ऐसा ही, चारों बॉडी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट पीछे, नेक्स्ट स्लाइड पे है। इसके बाद 2 अहम एक्यूज्ड जमाल हट्टा इंसिडेंट में 2 एक्यूज्ड गिरफ्तार की पुलिस। एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2, ये दोनों नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। इन्होंने तस्लीम किया है, इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया पे टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी लिंक से इनको गाइड किया गया एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को श्रीनगर में रहने की और उनको श्रीनगर में जगह जगह घुमाने की, और उसको जो भी जरूरत का सामान हो उन्हें प्रोवाइड कराने की, और श्रीनगर में जिस लोकेशन पे ये जाना चाहे वहां पे छोड़ने की। और इन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जमाल हट्टा में भी शाम को ये वही टेररिस्ट को लेकर, फॉरेन टेररिस्ट को लेकर गए थे, और इन्होंने आइडेंटिफाई। चलिए, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, पुलिस ने गवाह और शवाहिद का नाम भी दिया कि किस तरह इन्होंने ये तहकीकाती अमल जो है वो मुकम्मल किया। हमारे साथी अमजद खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, इनसे ही जानना चाहेंगे क्या कुछ निचोड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था और क्या कुछ इन्होंने पाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पुलिस सरबराह अपने साथियों हमरा क्या कुछ कहना चाहते थे। अमजद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रूफ, जरा बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ आपने क्या देखा? देखिए, आपको पुलिस ने बराबर विजुअल्स भी दिखाए, जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी दिखाए, अगरचे हम वो नाजरीन या शायकीन को नहीं दिखा सके, आपने देखा, तो क्या कुछ पुलिस जो है वो कहना चाहती थी इस एनकाउंटर के हवाले से? देखिए रूफ, सबसे पहले तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला इसमें यह है कि ये जो अभी तक की दिखाई हुई रिपोर्ट्स हैं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, यानी अभी भी एसआईटी ओपन है और अभी भी लगातार इसमें जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। और दूसरी चीज कि इसमें जितने भी उन्होंने विजुअल्स दिखाए, रिपोर्ट्स दिखाई, या फिर जो उन्होंने जो पूरी तरह से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई, वो लोगों तक ना पहुंचाने की अपील की गई, क्योंकि अभी भी वो जो एसआईटी है वो ओपन है। और दूसरा इसमें ये रीजन बताया गया कि जितना भी प्रूफ्स उसमें दिखाया जा रहा है वो सारा सब्जेक्ट टू कोर्ट है, इसीलिए उसको मीडिया में अभी लाना शायद सही नहीं होगा। उसके अलावा कई तरह के अलग अलग उसमें प्रूफ्स बताए गए हैं उस पीपीटी प्रेजेंटेशन में, जिसमें लोकेशन पे जाकर डीआईजी सेंट्रल कश्मीर रेंज, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनको आपने देखा, उन्होंने ये पूरी एसआईटी को वो हेड कर रहे हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। साइट पर जाके पूरी तरह से जो स्पॉट है उसको रिक्रिएट किया है, उसके बाद एक एक करके सारे जो एस्पेक्ट्स है उसको इन्वेस्टिगेट किया है। उसमें सबसे पहला जो इश्यू था, जो सबसे बड़ा सवाल था, वो ये था कि 2 जो लोकल्स थे उसमें एक मुदस्सिर गुल और उनके साथ साथ जो दूसरे शख्स जो रहने वाले बागात बरजुला के थे, जिनका नाम अल्ताफ अहमद है, उनकी डेथ को लेकर के है कि उनकी मौत कैसे हुई। तो इसके जवाब जो है अभी आज अपनी इस मीटिंग में उन्होंने अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में रखा है। सबसे पहले बताया गया कि मुदस्सिर गुल जो मारे गए थे इसमें उनको मिलिटेंट्स ने मारा है, क्योंकि वो उनकी एक्विजिशन में थे और उस लोकेशन पे थे जहां पर पुलिस गई नहीं, जहां पर पुलिस ने कोई फायर नहीं किया। और विजुअल्स में भी उन्होंने दिखाया कि जहां पे उनकी बॉडी थी उसके आसपास कोई भी एडिशनल फायर का निशान नहीं है, सिर्फ वो चंद बुलेट्स
वहां से मिली है या बुलेट्स के कवर्स मिले हैं जिससे उनको मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी। 9mm की बुलेट्स इस्तेमाल की गई थी जो मिलिटेंट्स के पास से बंदूक रिकवर हुई है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद दूसरा अल्ताफ अहमद की मौत का कारण उन्होंने बताया कि उनको एज ए ह्यूमन शील्ड बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो मारे गए मिलिटेंट जिनको एलिज किया जा रहा है, जो रामबन के रहने वाले हैं आमिर मागरे, उन्होंने, और जो फॉरेन मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं जिनकी कंफर्मेशन पहले आईजीपी कश्मीर कर चुके थे, आज उनका नाम भी बता दिया, सकलैन जिनका नाम है और जिन्हें बिलाल बाबा के नाम से या बिलाल भाई के नाम से जाना जाता था, उन्होंने उस बिल्डिंग के ओनर को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया बिल्डिंग से बाहर आने के लिए। बाहर एंट्रेंस पर पहुंचते ही उन्होंने फायर ओपन कर दिया पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, जिसकी रिटेलिएशन में जो हाउस ओनर है उनकी मौत हुई है। और कई तरह के सवाल इसमें हैं, लेकिन अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो उनकी प्रेजेंटेशन है उसमें जो दिए गए तमाम सबूत है उसमें कई सारे ऐसे अभी भी पहलू हैं जो अभी तक साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि कई तरह की उसमें एफएसएल रिपोर्ट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है, जो अभी पहुंची नहीं है कश्मीर, जो दिल्ली के एफएसएल में या चंडीगढ़ के एफएसएल में मौजूद है, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस की और क्लियरिटी की बात करें। अमजद, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कहा कि जैसे डॉक्टर मुदस्सिर की हम बात करें तो उनको मिलिटेंट्स ने ही मारा, जो वहां पे मौजूद थे मिलिटेंट, जिसमें आमिर मागरे और दूसरे फॉरेन की आप बात कर रहे हैं, और जो हाउस ऑनर है यानी अल्ताफ अहमद, उनको भी शील्ड बनाया गया कि उस बिल्डिंग से बाहर आने के लिए। क्या पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों सिविलियन थे? क्योंकि जिस तरह उनके घर वालों की लगातार डिमांड है कि वो सिविलियन थे, उनको किसी मिलिटेंट के तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, डेड बॉडी लेने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। क्या पुलिस ने ऐसा कोई इशारा दिया कि वो सिविलियन थे, उनको मिलिटेंट्स के साथ कोई वाबस्तगी नहीं थी? जी, अभी तक इसमें कोई भी फाइनल पॉइंट पुलिस ने नहीं रखा है कि वो सिविलियंस थे या नहीं थे, लेकिन मुदस्सिर की अगर बात करें तो उनके खिलाफ इसमें कुछ प्रिसाइज पॉइंट्स रखे गए हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस उन्होंने दिखाई हैं वो सीसीटीवी फुटेजेस मुदस्सिर गुल के ऑफिस की हैं, उनके कॉल सेंटर की है, जहां पर मारे गए मिलिटेंट्स की प्रेजेंस दिखाई गई है, उनको बंदूक वहां अंदर लेकर, अपनी जो पिस्टल उनके हाथ में है उसको लेकर घूमते हुए दिखाया गया है, और कनेक्शन बताया जा रहा है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प किया था। जिस तरह से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आईजीपी कश्मीर ने कहा कि जमाल हट्टा में हुए अटैक के बाद मुदस्सिर ने ही उस मिलिटेंट को कैरी किया था और अपने हैदरपुरा इस साइट पर लेकर आए थे, तो वही चीज उन्होंने विजुअली प्रूव करके दिखाई है। यानी अभी भी अगर हम कहें तो जो ओजीडब्ल्यू का टैग मुदस्सिर पर लगाया गया था वो लगातार वहीं पर मौजूद है, वो हटेगा नहीं, क्योंकि उस पर और सॉलिड प्रूफ अब पुलिस ने सामने रखा है। वहीं दूसरी तरफ अल्ताफ अहमद की अगर बात करें तो उस पर एक एलिगेशन जो शुरू से लगा हुआ है वो ये है कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद जो रेंट डीड जिस किराएदार की होनी चाहिए है, उस कॉल सेंटर की होनी चाहिए, किसी तरह की इंफॉर्मेशन पुलिस में नहीं थी, किसी तरह की वेरिफिकेशन पुलिस के पास नहीं थी, किसी तरह की डिटेल्स वहां पर आने जाने वाले लोगों की उनके पास नहीं थी, और उसके साथ साथ जो कॉल सेंटर की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी उन्होंने नहीं मांगी है। और वो कह रहे हैं कि लगातार अल्ताफ की फैमिली के साथ पुलिस कनेक्टेड है और उनसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रही है कि अगर वो किसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट प्रूव कर सके कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट हो जिससे वो इनोसेंट प्रूव हो, तो उसकी एक्सेप्टेंस के लिए पुलिस तैयार है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो उसमें गवाह बनना चाहता है या किसी तरह का कोई भी एविडेंस देना चाहता है तो एसआईटी उसके लिए भी ओपन है। यानी अभी भी कोई भी शख्स चाहे तो वो उसमें एक फैक्चुअल प्रूफ अपना जो है वो सामने रख सकता है। लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन पे पुलिस नहीं पहुंची है, क्योंकि एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप इनको आप किसी तरह से सिविलियन या फिर मिलिटेंट एसोसिएट टाइटल कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये स्टिल का एक सवाल है जो मैटर करता है कि वुड यू स्टिल टर्म देम एज मिलिटेंट्स और नॉट। तो उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी है ये अभी भी लगातार जारी है, यानी फाइनल कंक्लूजन पे हम अभी नहीं पहुंचे हैं। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो सामने रखनी जरूरी थी, क्योंकि लगातार जो बाहर हम मार्केट की अगर हम बात करें उसमें इस न्यूज को कंज्यूम किया जा रहा था कि जो डिले है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसकी वजह से ही हमें सामने आकर के अभी तक का अपना जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को सामने रखना पड़ा है और कोई वजह नहीं। अमजद, आखिर में बताइए, क्योंकि 1.5 माह हो गया तकरीबन हैदरपुरा वाकये को, आज पहली बार पुलिस ने कई जो खुलासा पेश किया। अब क्या पुलिस से ये पूछा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग थे, क्या ये तहकीकाती अमल जो है कब तक मुकम्मल हो सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा समय अभी लग सकता है, क्योंकि अभी तक का भी जो टाइम लगा है वो एफएसएल रिपोर्ट्स की वजह से लगा है, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है देने के लिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का एफएसएल यूनिट मौजूद नहीं है जहां पर फोरेंसिक लैबोरेटरीज की अगर बात करें जो हाईटेक डिजिटल एविडेंसेस को ट्रैक कर सके, जिसमें आप कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करें, मोबाइल फोन डिवाइसेस की बात करें, वेबसाइट्स, ईमेल्स को एक्सेस करने की बात करें, ऐसा कोई भी स्टेशन कश्मीर में नहीं है। इसीलिए जो दिल्ली और चंडीगढ़ का एफएसएल यूनिट है उनको इंटरवीन करना पड़ता है, और वहां पर केस लोड इतना है कि एक केस का जो इंटरव्यू हम कहें तो
इन्वेस्टिगेशन है उसके पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से कई सारे केसेस ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो अभी भी लगातार उस एफएसएल रिपोर्ट की वजह से पेंडिंग है। तो ये भी उन्हीं में से एक केस है जिसमें थोड़ा सा समय शायद अभी और पुलिस को लग सकता है, क्योंकि जो एविडेंसेस, जो डिजिटल एविडेंसेस वहां से मिले हैं, जिसमें जो कंप्यूटर सेंटर में से मिले हुए या कॉल सेंटर में से मिले हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वहां से मिली हुई ड्राइव्स है, ईमेल्स जो वहां से रिकवर की गई है, उनकी बात करें या मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, उनकी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो अभी तक 100% रिपोर्ट्स कश्मीर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से अभी भी ये जो एसआईटी है ये ओपन है, केस जो है ये अभी भी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन ओपन है। चलिए अमजद, तफसीलात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमजद खान आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कुछ पुलिस ने आज हैदरपुरा वाकये के हवाले से डिटेल सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उस हवाले से अमजद खान ने आप तक तफसीलन रिपोर्ट पहुंचाई। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे सरमाईकारी के हवाले से, क्योंकि कल आपको याद होगा कल 39 मुआहदों पे दस्तखत हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर और की सरबराही में। तो आज भी अगर हम बात करें तो आज भी रियल एस्टेट के बाद अब अपोलो हॉस्पिटल के हवाले से के क़याम के हवाले से अब जम्मू में एक MOU पर दस्तखत हुए हैं। 250 बेड वाले अस्पताल की तामीर के लिए अब हरी झंडी मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हेल्थ के कैरियर को बताया कि वक्त की अहम ज़रूरत है और हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कहा कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, सरमायाकारी जो है और लाने की ज़रूरत है। आज एक प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने क्या कुछ कहा, इस नए जो क़याम हॉस्पिटल का क़याम जो लाया जा रहा है जम्मू में अपोलो हॉस्पिटल के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश का एक माना जाना समूह हेल्थ केयर में अपोलो आज हमसे अनुबंध हस्ताक्षरित किया है और जैसा भी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया कि 3-4 और लोग हैं पाइपलाइन में जो आने वाले समय में उनके साथ भी हम अनुबंध करेंगे। जो इन लोगों ने फैसला किया है 250 बेड का अस्पताल पहले फेज में बनाने का और इसके विस्तार को भी लेकर के चलें कि इसे 500 बेड सेकेंड फेज में करेंगे। जैसा भी डॉक्टर प्रीता रेड्डी ने बताया कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइज्ड लोग रहें, इसकी चिंता ये लोग करेंगे। एक बात मैं डॉक्टर रेड्डी से कहना चाहता हूँ कि देश का ये अकेला हिस्सा है जहाँ हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने दिया हुआ है, तो अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। देश में सबसे ज्यादा चलिए नाज़रीन, रियल एस्टेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल जिस तरह MOU पे दस्तखत हुए तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना रद्दअमल उस पर दिया है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बात कही थी कि तब तक रोजगार के मौके पैदा नहीं किए जाएंगे जब तक ना इन सन्नतों के लिए पूरी तरह से काम नहीं किया जाएगा। तो इस पे कहीं ना कहीं यहाँ की सियासी जमातों ने रद्दअमल दिया। अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी अपना रद्दअमल पेश किया। उन्होंने सरकार को मुबारकबाद दिया, कहा कि रियासत में सरमायाकारी हो रही है, लेकिन सरमायाकारी की आड़ में अगर डोमिसाइल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहना है अल्ताफ बुखारी का। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले, वक्त आने पर ये प्रेशर कुकर जो है ये फट सकता है। ये भी अल्ताफ बुखारी के अल्फाज है जिन्होंने सरमाकारी के खिलाफ यानी कल के उस MOU के खिलाफ अपनी बात करते हुए कहा, हम सियासी जमातें हैं और हमें अवाम के एहसासात की तर्जुमानी करनी है, हमारी कोई पर्सनल एस्पिरेशंस नहीं है। ये इंतजामिया जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखती है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। यानी जो अभी इंतजामिया काम कर रही है वो यहाँ की नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमें अवाम को जवाब देना है। इस वजह से अल्ताफ बुखारी ने और क्या कुछ कहा हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि हमें भी पता लगी है और जैसा मैंने पढ़ा कि इन्होंने जो J&K डेवलपमेंट एक्ट बनाया है उसमें इन्होंने वर्ड डोमिसाइल को ओमिट कर दिया है। मुझे मालूम नहीं है इनको क्या मजबूरी पड़ी थी। लेमैन एज वी आर, हमारे हिसाब से तो ये एक कोशिश है कि आउटसाइडर्स को सेटल किया जाए यहाँ विदाउट डोमिसाइल, विच गोज अगेंस्ट द वेरी एक्ट जो इसी यूटी में बना है, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बना है। अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से
आवाज दबाई जा रही है, हुकूक दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक ऑर्डर पे लगता है, इन्हें लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है और भागते चोर की लंगोटी ही सही। अगर ऐसा है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लैरिफाई। हम जैसे लोग जो कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू जम्मू एंड कश्मीर तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक दिए जाए जो हिंदुस्तान के आईन में सब हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए है। आए दिन जो ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, इन ऑर्डरों से लगता है कि जो ये हुक्मरान इस वक्त है, इनको भी लग रहा है कि शायद हम कहीं किसी को हमने कॉन्कर किया है। शायद जम्मू कश्मीर, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कॉन्कर किया गया और जिस वक्त जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम इसको लूटते जाएं। लूटने का मकसद नहीं है कि वो घर ही अपने लूटे जाए, वो हर एरे गेरे नथुकर को लाके यहाँ बसाना चाहते हैं और इसकी कतई इजाजत नहीं। आपको बड़ा खुल के कहता हूं मैं, आई वांट टू टेल दिस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, अल्ताफ बुखारी आप तक बात पहुंचा रहे थे सरमाकारी के हवाले से। इधर बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना रद्दमल पेश किया और पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुहेल बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो अपने आप में कोई मुकम्मल चीज नहीं थी, बल्कि दिल्ली की एमा पर जो आए रोज इंतजामी हुक्मनामे जारी हो रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं। ये एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ के हुक्मनामे समाजी, इक्तिसादी और तरक्की या बहबूदी के लिए जारी किए जा रहे हैं। पीडीपी ने कहा कि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे और इसमें अवाम भी शरीक होगी। ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुहेल बुखारी का। 2019 को जो कुछ हुआ वो अपने आप में कोई मुकम्मल चीज नहीं थी। दरअसल वो उस प्रोसेस की शुरुआत थी जो कि आरएसएस और बीजेपी का डिजाइन और एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके, और उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को डिसएम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी ज़मीनों पे उनकी नज़रें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नज़रें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नज़रें, हमारे नौजवानों पे उनकी नज़रें। तो यके बाद दीगरे तब से एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आता गया दिल्ली के ईमा पे, जो इन्हीं सारी चीज़ों की तकमील के लिए हो रहा है। एकदम ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के साथ 200 साल तक करती रही, बिल्कुल वही तर्ज अमल बीजेपी आरएसएस की हुकूमत जम्मू कश्मीर को लेके कर रही है। और हमारा तो पहले से ही इस पे मौक़िफ़ ये रहा है कि इसको जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल के अपने हुकूक की उनको डिफेंड करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। हालांकि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जी हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट का मसला है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का मामला है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग भी जिन्होंने एक वक्त पे ढोल नगाड़े बजाए थे, वो खुद समझ रहे हैं, जान रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो कहीं ना कहीं आज साफ हो रहा है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर सिवाय एक कॉलोनी के और कोई दर्जा नहीं रखती, जिसको ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में बैठ के और नागपुर में बैठ के ऑपरेट करते हैं। यहाँ की रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, यहाँ के अवाम के हुकूक को लूट रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की जो उनके मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक एक फर्द इस लड़ाई। चलिए, सुहेल बुखारी अपना रद्दमल पेश कर रहे थे। इसके साथ साथ बात करें तो पीडीएफ के सरबराह मोहम्मद हकीम यासीन ने भी अपना रद्दमल पेश किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया को कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए जिससे अवाम में शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। मौजूदा इंतजामिया देखरेख के लिए है, न कि कवानीन बदलने के लिए। कवानीन बनाना या बदलना एक जमहूरी और पॉपुलर सरकार का काम होता है। मरकजी सरकार को चाहिए वो जम्मू कश्मीर में ऐसे इकदामात उठाए जो सही
साबित हो। हकीम यासीन का और क्या कहना है, हम अब तक पहुंचा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि ये ऐसे मामलात इनका काम नहीं है। इनका मसला काम इतना था देख रेख, कवानीन बदलाने का नहीं। ये अवामी सरकार पर छोड़ने चाहिए थे। ये दूररस मामले हैं जिनके नताइज बहुत दूररस होते हैं। ये अवामी सरकार पर छोड़ने चाहिए और मुंतखब सरकार ही ऐसा फैसला ले सकते हैं और ख्याल रखते हैं कि किसका नफा है, किसका नुकसान है, हमारे नौजवानों को क्या फायदा मिलेगा, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड से जमींदार है उनको क्या फायदा मिलेगा। इससे पूरे शक शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इतनी जल्दी में, इतनी तेजी में, इतने बड़े कवानीन जिनके दूररस नताइज होते हैं पास करवाना शक शुबहात जाहिर करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स है जो वो लेते हैं जो लोग, वो उस पर वो काम करते हैं, तो वो बाहर से ही मजदूर भी लाते हैं। चलिए, पीडीएफ के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना रद्दमल पेश किया है और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा इस सरमायाकारी के हवाले से, इस कानून को नाफिज करने के हवाले से, आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और उनमें से अभी तक तो कुछ मिला नहीं हमें, और आगे देखते हैं। जो अभी कल इन्होंने कुछ कंपनीज को बुला के जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स किए, चाहे वो हल्दीराम है या बाकी लोग हैं, तो अब आने वाला कल ही बताएगा। हम तो ये कहेंगे कि अब देखो, जो छोटा मोटा यहाँ का बिजनेसमैन है उस पर तो असर पड़ेगा। देखिए, मुल्की सतह पे जो भी फैसले आज तक हुए वो आपने देखा कहीं ना कहीं जाके, चाहे वो किसान था, चाहे वो इकानमी को लेके था, चाहे वो नोटबंदी थी, मतलब जितने भी कानून आज तक पास हुए, हर कानून को लेके अफरा तफरी मुल्क में हुई। तो जम्मू कश्मीर तो वैसे ही शिकार हुआ जब से 370 और सियासत जो यहाँ की थी, जो जहाँ पे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहाँ पे बनते आए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे, महाराजा ने रूल किया। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान।